इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 3, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां। हिमालय क्या है? ये देखो, ये तो पर्वत श्रृंखला है। फिर इनकी बेटियां कैसे? यानी हिमालय तो निर्जीव है, तो इनकी बेटियां कैसे हुई? तो बच्चों, इस लेख में लेखक ने हिमालय का मानवीकरण किया है, यानी हिमालय को मानव माना है, एक इंसान की तरह। ये देखो, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां, इनको तो आपने जरूर देखा होगा। अगर आप उत्तर पूर्व की तरफ या उत्तराखंड गए हों तो आपको ऐसी बर्फ से ढकी हुई चोटियां जरूर दिखाई दी होंगी, या फिर आपने किसी मूवी या फोटो में तो इन्हें जरूर देखा होगा। ये जो आपको बर्फ की चादर ओढ़े ये खड़ी हैं, अगर इन पर सूर्य की तेज रोशनी या अगर धूप गिरती है तब क्या होता है? ये बर्फ पिघलकर पानी में बदल जाएगी और क्या होगा? फिर नीचे बहना शुरू हो जाएगी। और जब ये पानी लगातार और ज़्यादा मात्रा में होगा तब क्या होगा? तब ये देखो, ये ऐसे नदियों का रूप ले लेंगी। तो जब ये नदियाँ यहाँ पर्वत पर से निकलती हैं तो उस समय क्या होता है? ये बहुत पतली एक धारा की तरह निकलती हैं। लेकिन जब सारे पर्वतों से अलग अलग धारा आकर मिल जाती हैं, पानी का वेग भी बहुत तेज हो जाता है और पानी मात्रा में भी ज़्यादा हो जाती है, तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग जाती हैं। यहाँ पर्वतों से निकलकर कहाँ जाएंगी? फिर प्लेन जगह में, समतल जगह से बहना शुरू हो जाएंगी। फिर मैदानों में जाकर ये ऐसे, जब इनको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएंगी? ज़्यादा चौड़ी हो जाएंगी। रास्ते में देखो जंगल आए, जीव जंतु आए, तो उन सबको पानी देते हुए आगे बढ़ती हैं। फिर इनका नदियों का लक्ष्य क्या है? कहाँ तक जाएंगी ये? कहाँ जाना है इनको? तो इनको ये देखो, यहाँ जाकर आगे समुद्र में मिल जाती हैं। तो इनका लक्ष्य क्या है? पर्वतों से निकलकर और फिर समुद्र में जाना। लेकिन यहाँ कवि ने ये पर्वत, नदियाँ और ये समुद्र, ये सब क्या है? निर्जीव हैं। लेकिन यहाँ इन सबको सजीव रूप माना है। इसलिए पर्वत को क्या माना? इनका पिता माना। किनका पिता? नदियों को क्या कहा है? बेटियां। तो नदियों का जन्म कहाँ से हुआ? पर्वतों से। इसलिए नदियों का पिता कौन हो गया? हिमालय पर्वत हो गया। तो हिमालय को इनका पिता मान लिया और पिता से पैदा होकर कौन निकली? ये नदियां निकली, तो इनको बेटियां कहा है। फिर बेटियां बड़ी होकर शादी करके कहाँ जाती हैं? अपने पति के घर। तो ये नदियां आगे जाकर कहाँ मिलती हैं? समुद्र में। तो कवि ने समुद्र को दामाद माना है, यानी दामाद कहा है। आगे हम इस लेख को पढ़ते हैं, बड़ा ही रोचक लेख है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इसी की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। इस लेख के लेखक हैं नागार्जुन, जिनका जन्म 30 जून 1911 को हुआ और मृत्यु 5 नवंबर 1998 में हुई। हिंदी और मैथिली, हिंदी क्या है? एक भाषा। इसी तरह मैथिली भी एक भाषा है। तो हिंदी और मैथिली के अप्रीतम लेखक यानी जिसकी तुलना न की जा सके, यानी जिनकी बराबरी का दूसरा कोई ना हो, ऐसे लेखक थे और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी की तथा संस्कृत, मैथिली एवं बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया। हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे।
माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। ये किसने लिखा है? लेखक कह रहा है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा। यहाँ उन्हें कौन है? नदियों के लिए बोल रहा है कि मैंने नदियों को अभी तक दूर से देखा था। तो दूर से कैसी दिखाई दी वो? बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। कैसी? जैसे कोई संभ्रांत महिला, संभ्रांत यानी कोई शिष्ट महिला की भांति प्रतीत यानी दिखाई देती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। नदियों के प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के, सम्मान के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। यानी जैसे हम बचपन में अपनी माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद में खेलते हैं और वहां हमें अच्छा लगता है, उसी तरह लेखक भी नदियों की धारा में डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यहाँ हिमालय का मानवीकरण किया है तो हिमालय को एक इंसान की तरह माना है। तो जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यानी जब मैं हिमालय पर चढ़ा, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। और रूप में कौन सामने थी? नदियां। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। लेखक को आश्चर्य हुआ कि जब इनको हिमालय पर्वत से देखा, वहां देखा तो ये तो वहां तो एक बहुत पतली धारा के रूप में निकल रही है। तो बोला कि मुझे यकीन ही नहीं हो रही कि यही गंगा, यमुना, सतलुज जब मैदानों में बहती हैं तो इतना विशाल रूप यानी इतना बड़ा रूप कैसे ये धारण कर लेती हैं। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, यानी इनका नदियों का अटखेलियां खेलते हुए जाना, हंसना, हंसती हुई, कूदती हुई, तो इनको एज ए एक सजीव रूप माना है। तो एज ए जैसे छोटी लड़की जिस तरह से हंसती खेलती उछलती कूदती रहती है, उसी तरह नदियों को माना है। इनकी ये भावभंगी, भावभंगी यानी मनोभावों को प्रकट करने वाला अंग संचालन, इनका ये उल्लास यानी खुशी कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। यानी लेखक का कहने का आशय है कि जब पर्वत से निकलती हैं तो उछलती कूदती खिलखिलाती हुई इस तरह से निकलती हैं, फिर ये मैदानों में जाकर इनकी जो मनोभावों को प्रकट करने वाला अंग संचालन यानी इनकी भावभंगी या इनकी खुशी, वो सब कहाँ गायब हो जाती है। लेखक इन नदियों में क्या देख रहा है? एक छोटी लड़की का रूप देख रहा है। जैसे छोटी लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो उनकी वक्त के साथ चंचलता गायब हो जाती है, उसी तरह किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल, कौतूहल यानी उत्सुकता या जानने की इच्छा और विस्मय नहीं होता। विस्मय यानी आश्चर्य या अचंभा नहीं होता, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, जितना इन बेटियों यानी इन नदियों की बाल लीला देखकर जितना मुझे आश्चर्य हो रहा है या उत्सुकता हो रही है, उतनी उन लड़कियों को देखकर नहीं होती। इनको देखकर कवि को उत्सुकता या अचंभा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब कवि ने देखा कि ये पर्वत पर तो कितनी पतली और खिलखिलाती हुई उछलती कूदती नीचे उतर रही हैं, फिर मैदानों में जाकर ये शांत गति से बहने लग जाती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? ये कहाँ भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है? इनका क्या लक्ष्य है? किसके पीछे ये भाग रही हैं? जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, यानी इनको इतना व्याकुल कर रखा है। क्यों भागी जा रही हैं और कहाँ भागी जा रही हैं? क्या इनका लक्ष्य है? यानी इनकी मंजिल क्या है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? कवि कह रहा है कि महान पिता कौन है यहाँ पर? हिमालय। तो अपने महान पिता का विराट रूप, विराट प्रेम यानी इतना सारा प्यार पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त यानी जिसका मन ना भरा हो, असंतुष्ट, ये अभी भी असंतुष्टि हैं, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां क्यों कहा है? बर्फ तो पहाड़ियों पर होती है, जब बर्फ होती है तो उन पर कोई पेड़ पौधे नहीं उग सकते, बर्फ उनको जला देती है। इसलिए बर्फ जली नंगी पहाड़ियां यानी बिना पेड़ पौधों की पहाड़ियां। छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां। जब आप पर्वत से नीचे, दो पर्वतों के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है? घाटियां। तो छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां। बंदूर
अधितकाएं सरसब्ज उपतकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। बंधुर यानी मुकुट, अधितकाएं पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, सरसब्ज यानी हरा भरा, उपतकाएं यानी घाटियां या तराई। तो छोटे छोटे पौधों से ऊपर की पहाड़ी क्या है? ऊपर की पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई नंगी पहाड़ियां और इनके छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां हैं। जो पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि है वो सारी हरे भरे पौधों से भरी हुई, सरसब्ज उपतकाएं, हरी भरी घाटियां, ऐसा है इनका लीला निकेतन। निकेतन यानी घर। तो ऐसा है इनका घर। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कवि का कहने का आशय है कि जब ये पर्वत पर रहती हैं उस समय तो इनको अपनी खेलने कूदने उछलने से ही फुर्सत नहीं है, लेकिन जब ये पर्वतों से निकलकर जब ये खेलते खेलते जब ये दूर निकल जाती हैं, कहाँ जाती हैं दूर? ये सारे पेड़ क्या हैं? जंगलों के पर्वत किनारे जो जंगल होते हैं उनमें होते हैं ये पेड़, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल। तो इन जंगलों में पहुंचकर इनको शायद अपनी बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा, यानी वहां जाके इनको मौका मिलता है अपनी पुरानी बातें याद करने के लिए। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। तो ये बात कौन जाने कि बूढ़ा हिमालय जो इन नदियों का पिता माना है, तो कौन जाने कि वो जब ये बेटियां पिता से जब दूर चली जाती हैं तो उनको उनके लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी सिर धुनना ये एक मुहावरा है। सिर धुनना यानी दुख करना, शोक करना। तो पता नहीं कौन जाने कि वो पिता अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना दुखी होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अगर हम उन बड़ी बड़ी चोटियों से वापस जाकर पूछेंगे तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा? विराट मौन, बहुत सारा मौन यानी चुप्पी, चुप्पी के सिवा और हमें उनके पास और रखा ही क्या है। यहाँ पर पर्वत यानी पर्वत को नदियों का पिता माना है और नदियों को उनकी बेटियां माना है। तो पिता और बेटी के बीच का प्यार दिखाया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल जिसको अभी कुंभा के नाम से जानते हैं, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। जैसे ही सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये क्या है? ये भी नदियां हैं। तो इन दोनों के ये दोनों महानदी हैं। इन दोनों का नाम सुनते ही बाकी की ये सारी नदियां यानी हिमालय की ये छोटी बड़ी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। वैसे देखा जाए तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र अपने आप में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है अपने आप? क्योंकि इनका जन्म कहाँ से हुआ? हिमालय से। हिमालय से पिघलती हुई हिमालय की बर्फ से इनका जन्म हुआ। तो ये अपने आप में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। दयालु यानी दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद, यानी जब हिमालय को दया आती है, यानी जब हिमालय से जब पानी पिघल कर एक एक बूंद न जाने कब ये इकट्ठा होकर इन दो महानदों क्यों कहा है इनको? इन दोनों नदियों को पुल्लिंग माना है, इसलिए इनको महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यहाँ पे श्रेय यानी गौरव मिला। तो कवि कहना चाह रहा है कि समुद्र को कवि ने क्या माना? दामाद, हिमालय को नदियों का पिता और नदी को अपनी बेटियां। तो कह रहा है कि कितना सौभाग्यशाली होगा, क्योंकि ये नदियां अंत में जाकर कहाँ मिलती हैं? समुद्र से। तो समुद्र के लिए कह रहे हैं कि वो कितना भाग्यशाली होगा जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, यानी बहुत प्राउड फील कर रहा होगा, गौरव हुआ होगा।
दो बेटियां कौन है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये बाकी की नदियां इनसे निकलने वाली नदियां हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, जिन लोगों ने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। यानी बूढ़े हिमालय यानी अपने पिता की गोद में ये बच्ची बनकर कैसे खेला या कैसे खेली होगी, ये कोई नहीं जान सकता। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। यहाँ लेखक जैसे कोई छोटी लड़की अपने माता पिता की गोद में खेलती है, जब वो बड़ी हो जाती है तब कोई नहीं जान सकता कि वो बचपन में कितनी चंचल रही होगी। इसी तरह कवि कहना चाह रहा है कि इस बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती। माँ बाप की गोद में नंग धड़क होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक, उनके लिए आकर्षक भले ही ना हो, अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना, लेकिन मुझे तो इतना अच्छा प्रतीत हुआ, यानी इतना अच्छा लग रहा है कि वह रूप हिमालय को मैंने ससुर और समुद्र को मैंने दामाद कहने में झिझक, यानी बिल्कुल भी मुझे झिझक नहीं हो रही है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। कालिदास जी का एक महाकाव्य है जिसका नाम है मेघदूत। इस काव्य में इसमें यक्ष और यक्षिणी के विरह की एक कहानी है। जब यक्ष अपनी प्रेमिका यक्षिणी को बादलों को अपना दूत बनाकर, मेघदूत यानी बादलों को अपना दूत बनाकर संदेश भेजता है, तो वह बादलों को कहता है, क्या कहता है? वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कि जब तुम जाओगे तो तुम्हें रास्ते में कौन मिलेगा? बेतवा नदी मिलेगी। तो प्रेम का प्रतिदान देते जाना, प्रतिदान यानी बदले में देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी, विरह का वियोग और प्रेयसी का मंगेतर या प्रेमिका तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यहाँ पर बेतवा नदी को प्रेयसी कहा है और बादलों की प्रेयसी बेतवा नदी को कहा है, जिसको तुम अपने प्रेम का प्रतिदान यानी बदले में देकर जाना। तो बादलों के पास क्या है बदले में देने के लिए? बादलों के पास पानी है। तो तुम अपने प्रेम के स्वरूप पानी की बूंदें उस पर गिराते हुए जरूर जाना, तुम्हारी प्रेमिका अवश्य ही प्रसन्न होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि मैंने ही नदियों को, पहाड़ को और समुद्र को इनका सजीव रूप, मैंने ही इनका मानवीकरण नहीं किया है। मेरे से पहले जो महाकवि थे, महाकवि यानी कालिदास थे, उनको भी नदियों का ये जीवित रूप यानी सजीव रूप पसंद किया था, तभी तो उन्होंने अपने महाकाव्य में ये कहानी लिखी थी। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यानी जो एक कवि की नजर से देखेगा इन नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगन के मैदानों में जुदा जुदा यानी अलग अलग शक्लों यानी इनके अलग अलग रूप में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। इसी तरह इनको सजीव रूप में पसंद करेगा। सचेतन यानी इनका जीवित रूप। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? जिस प्रकार हमारी माँ हमारे सारे कष्ट खुद झेलकर हमेशा हमारे कल्याण में लगी रहती है, वैसे ही नदियाँ भी अपने रास्ते में आने वाले गांव शहर सबको पानी पिलाती, उपजाऊ मिट्टी देती, यानी उन सब का कल्याण करती हुई आगे बढ़ती है। इसलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, क्योंकि वो माता की तरह ही सबका ध्यान रखती है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? तो कवि कह रहा है कि अगर माता बनने से पहले स्त्री का क्या रूप होता है? बेटी। तो हम इसको बेटी के रूप में भी देख लें तो क्या हर्ज है? क्योंकि बेटियां भी सबकी केयर करती हैं, ध्यान रखती हैं।
इसलिए नदियों को बेटियां माना है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? अगर इन्हीं को हम प्रेमिका का रूप दे दें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, और वह है बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? बहुत सारे कवियों ने नदियों को बहन का रूप भी दिया है। तो बहन भी ममता का ही एक रूप है। जिस प्रकार बहन अपने भाइयों की तकलीफ को तुरंत हल कर देती है, उसी तरह नदियां भी यहाँ एक बहन की तरह हमारी सारे तकलीफों को दूर कर देती हैं। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। एक दिन मेरे मन में भी ऐसे ही आया, मैंने भी नदियों को बहन ही माना। थोलिड यानी तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। सतलज कहाँ से आती है? तिब्बत की तरफ से। तो सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील जल ने यानी बहते जल ने असर डाला। मेरे पैरों पर बहते जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया। मेरा मन और तन यानी मेरा शरीर दोनों ताजा हो गए। और लगा मैं गुनगुनाने, और मैं गुनगुनाने यानी गाने लग गया। क्या गाने लग गया? जय हो सतलज बहन तुम्हारी। सतलज यानी नदी है। सतलज को कवि ने क्या माना? बहन माना। तो जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। बहन तुम्हारी लीला अचरज यानी आश्चर्य से भरी है। हुआ मुदित मन हटा कुमारी। मेरा मन मुदित यानी प्रसन्न हो गया, और मन हटा कुमारी, मन में जो खुमारी थी वो हट गई। जाऊं मैं तुम पर बलियारी, यानी मैं तुम पर निछावर जाऊं। तुम बेटी ये बाप हिमालय, तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति के इस चित्रित पट पर अनुपम यानी बेजोड़, अद्भुत, अनोखा, यानी इस बेजोड़ और अनोखी छाप कौन है? हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज, यानी सतलज यहाँ नदी का नाम है, तो की बहन तुम्हारी जय हो। लेखक का मन प्रसन्न हो गया। लेखक को लगा कि नदियों ने उनके सारे कष्ट हर लिए एक बहन की तरह, इसीलिए लेखक ने सतलज को बहन कहा। इसके अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।